नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 में पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो पहले इसका जीवन परिचय करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। तो ये इनकी क्या है, पत्र पत्रिकाएं हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्पाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, और एक और भी है इनका यात्रा वृत्तांत, उड़ते चलो उड़ते चलो, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये था आपका राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, जो आपको याद करना है। अब बच्चों, पाठ के बारे में। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो जो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है, उसके माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि किसी को सन्यासी बनने के लिए बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जो बाल गोविंद भगत हैं, वो एक ऐसे ही पात्र हैं जो वेशभूषा से सन्यासी नहीं थे, बल्कि मन से सन्यासी थे। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ के माध्यम से हमें बाल गोविंद भगत के चरित्र का तो पता चलता ही है, साथ ही साथ ग्रामीण जीवन कैसा होता है उसका भी हमें इस पाठ में पता लगेगा कि उसकी संस्कृति क्या है, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि यह पाठ हमें अनेकों जानकारियाँ देने में सक्षम है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत पाठ, जिसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। बाल गोविंद भगत मझोले, मझोले मतलब बीच के कद के, यानी कि न तो ज़्यादा छोटे थे हाइट में, न ही ज़्यादा बड़े थे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। बाल पक गए थे मतलब क्या है? बाल पकने का, बाल पकने का अर्थ है बच्चों कि उनकी उम्र के हिसाब से जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। लंबी दाढ़ी थी उनकी, लेकिन वो जटा जूट मतलब जो सन्यासी लोग, जो साधु लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाकर रखते हैं, उनकी वैसे नहीं थी। वो हमेशा छोटी छोटी दाढ़ी ही रखते थे, और जिससे उनका जो चेहरा है वो सफ़ेद बालों से जगमग यानी कि चमकता ही रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, यानी कि जिस प्रकार से कबीर पंथ के लोग जो कनफटी जो टोपी पहनते हैं,
यानी कि जिनमें कान दिखाई देते हैं, तो उस प्रकार की टोपी वो पहने रखते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कम्बली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। जब सर्दी होती तो वो क्या करते, मात्र उस काली कम्बली, एक काला कंबल और अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और गले में तुलसी की जड़ों की एक पेड़ों माला बांधे रहते। तो बच्चों, यहाँ पर बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में बताया, इनकी उसका जो बाहरी व्यक्तित्व है उसके बारे में भी बताया है कि वो क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, किस प्रकार के लगते हैं, ये सब बताते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। मतलब वो गृहस्थ थे, यानी कि सन्यासी होते हुए भी वो अपना जीवन एक गृहस्थ के रूप में बिताते थे। यानी कि लेखक के कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति सन्यासी का पालन गृहस्थ रहते हुए भी कर सकता है, तो अलग से उसे सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी किसका उपयोग कर सकता है, एक सन्यासी जीवन का उपभोग कर सकता है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी का यहाँ पर किससे मतलब है, बाल गोविंद भगत की पत्नी, कि उसकी तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। ये सब कौन बोल रहा है, लेखक बोल रहा है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। थोड़ी खेती बाड़ी भी है, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु वो खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी कि जो नियम साधु संत लोग अपनाते हैं उसी प्रकार के नियम को अपनाते थे, बाल गोविंद भगत अपनाते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं रखते, न ही किसी की खाम का झगड़ा मोल लेते, यानी कि वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखते थे। और जब भी उन्हें कुछ बोलना होता तो वो उसी समय बोल देते थे, यानी कि वो संकोच नहीं करते थे कि उसको बुरा लगेगा। और न ही किसी के साथ बेफालतू में यानी कि लड़ाई करते थे, बिना किसी वजह से लड़ाई करते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न ही किसी की चीज़ को छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, व्यवहार में लाना प्रयोग में लाना, न ही किसी से कोई चीज़ में पूछे बगैर वो उसको प्रयोग में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता मतलब आश्चर्य होता, कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब मतलब कौन है यहाँ पर, कबीर दास जी हैं, कि सभी चीज़ें किसकी हैं, यहाँ पर कबीर दास जी की हैं, न किसी की। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन इनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब एक कबीरपंथी मठ है, जहाँ पर कबीर के मत के यानी कि कबीर मत के अनुयायी वहाँ पर रहते हैं। और तो उनके खेत से जितना भी अनाज पैदा होता तो वो अपने सिर पर उसे लादकर पहले कबीरपंथी मठ पर ले जाते, और वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। ठीक है, तो जितना अनाज उसके खेत में पैदा होता वो कबीरपंथी मठ में भेंट के रूप में लेकर जाते। उनकी भेंट के रूप में जो उन्होंने रखना होता उतना रख लेते, बाकी प्रसाद के रूप में उन्हें जो अनाज मिलता उसी से पूरे वर्ष भर काम चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा सुनने को मिलते। क्योंकि लेखक कहता है कि मैं तो उन पर मुग्ध था। किस लिए मुग्ध था, मधुर गान पर, उसके मधुर गाने के ऊपर जो सदा यानी कि हमेशा ही वो सुनाते रहते। कबीर के वे सीधे साधे पद वो क्या गाते थे, कबीर के पद गाते थे जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, और ऐसा लगता मानो उन्होंने किसके, बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलकर सजीवता को धारण कर लिया, जिंदा हो उठे हो। यानी कि इतना अच्छा
इतने अच्छे वो पद कबीर के गाते। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ यहाँ पर एक देसी महीना है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा, कलेवा क्या होता है? नाश्ता। यानी कि किसका? आषाढ़। आषाढ़ के महीने में क्या होती है? बारिश होती है। तो जो पूरा का पूरा गांव है खेतों में चला जाता है, क्योंकि उस समय धान की रोपाई होती है। लोग अपनी फसलों के खेतों को फसलों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कहीं पर क्या हो रही होती है कि हलवाही हैं, हल को जोत रहे होते हैं। कहीं पर पानी दिया जा रहा होता है और कहीं पर धान की रोपाई की जा रही होती है। तो सुबह सुबह औरतें काम करने वालों के लिए नाश्ता लेकर कहाँ जाती है? खेत में जाती हैं और खेत के चारों तरफ जो दीवार बनी होती है उसके ऊपर बैठ जाती हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, आसमान है बादलों से घिर जाता है और इनकी धूप वहाँ पर नहीं है। ठंडी पुरवाई पूर्व से चलने वाली हवा और पूर्व से ठंडी हवा चलने लग जाती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झंकार सी कर उठी और इसी समय कानों में हमारे ज्ञान की जो काम कर रहे होते हैं उनके कानों में एक सवर, कैसे एक झंकार उत्पन्न करने वाली सुनाई देने लगती है। यह क्या है? यह कौन है? ठीक है, तो यह पूछना न पड़ेगा। सबको पता है कि ये बाल गोविंद भगत क्या गा रहे हैं? पद गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किसकी? यानी कि बुआई कर रहे हैं। वो धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। यानी कि एक एक पौधे को, किसमें? धान को। यानी कि जब हम धान की जो फसल बोते हैं तो पहले उसके लिए क्या पौधे तैयार कर किए जाते हैं और उन एक एक पौधों को उखाड़कर फिर पूरे खेत में लगाया जाता है। तो वो इसी प्रकार से जो बाल गोविंद भगत हैं वो एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर सौरभ की ओर खींच रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। और जब बाल गोविंद भगत अपना गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो संगीत है जीने पर चढ़कर, मतलब जीने सीढ़ियाँ चढ़कर कहाँ जा रहा है? स्वर्ग की ओर, ऊपर की तरफ जा रहा है। और कुछ पृथ्वी पर की मिट्टी पर खड़े लोगों को वो संगीत सुनाई दे रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत के गीतों की विशेषता बताई गई है कि जब वो गीत गाते हैं तो उनके गीतों को सुनकर बच्चे खेलते हैं और झूमने लग जाते हैं। और जो कलेवा लेकर, जो नाश्ता लेकर जो औरतें मेड़ पर बैठी हुई हैं वो भी पद गुनगुनाने लगती हैं, वो भी गीत गाने लगती हैं। उनको भी इतने अच्छे लगते हैं। और हलवाहे, यानी कि जो हलवाहों कि जो हल के माध्यम से अपने खेतों को जोत रहे हैं उनके पैर भी ताल के साथ उठने लगते हैं, अर्थात काम और भी अच्छे प्रकार से होने लगता है। रोपनी करने वालों की, जो लोग किसकी? धान की, चावल की रोपाई कर रहे हैं, उनकी अंगुलियां भी एक क्रम में चलने लग जाती हैं। सबको ये लगता है कि यह बाल गोविंद भगत का संगीत है या फिर लोगों पर जादू करने वाला संगीत। तो भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, तो यहाँ पर अब भादो भी देसी महीना है, तो उसकी अधेरी, यानी कि अंधेरी अधरतियाँ, आधी रात, अंधेरी रात है। भादों की आधी रात हो चुकी है, अंधेरी है। जो अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा ख़त्म हुई है। मूसलाधार वर्षा, बहुत तेज़ बारिश होना, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब छिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने
कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कि यहाँ पर लेखक बता रहा है कि भादों की अंधेरी रात है और यहाँ पर जो मूसलाधार वर्षा है वो हुई है, ख़त्म हुई है, और उस आवाज़ में बाल गोविंद भगत का ये जो गीत है हमें सुनाई नहीं दिए हों, लेकिन अब चाहे झिल्ली की झंकार या झिल्ली की यानी कि जो झाड़ियों से उत्पन्न जो झिंगूर हैं, दादुर, मेंढक, चाहे मेंढकों की आवाज़ हो, चाहे झिंगूरों की आवाज़ हो, वो बाल गोविंद भगत के संगीत के शोर को अपने अंदर नहीं डुबो सकते हैं। अर्थात उस हम बाल गोविंद भगत के संगीत को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदे में पेवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ठीक है, तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत गीत गा रहे हैं। पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कूद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। कि वो इतना अच्छा गाते हैं कि उनकी जो गाने की आवाज़ है चारों तरफ सबको सुनाई दे रही है। जिस प्रकार से एक बिजली सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत के गीत भी सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, यानी निस्तब्धता में उनकी बिल्कुल बेफिक्र होकर निस्तब्ध होकर सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सोए नहीं हैं बल्कि जागे हुए हैं और अपना गीत सबको सुना रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तो ये वो गीत गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। तो कार्तिक मतलब कार्तिक मास के महीने में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। मतलब वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फागुन तक चलता है, यानी कि जो प्रभात फेरियाँ हैं बाल गोविंद भगत की कब से कब तक चलती हैं? कार्तिक मास से लेकर फागुन के महीने तक उनकी प्रभात फेरियाँ चलती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो क्या करते हैं, गांव से 2 मील की दूरी पर नदी है, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से स्नान करने के बाद लौटते हैं। तो पोखरा क्या होता है? तालाब के ऊंचे भिंडे जो तालाब के पास बना हुआ ऊंचा स्थान होता है, ऊंचा टीला होता है, उसको बोलते हैं भिंडे। तो वहाँ पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और गाने टेरने लगते और गीत सुनाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहता है कि मैं रात को देर तक सोता हूँ, मतलब रात को लेट सोता हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि माघ का महीना है, माघ के महीने में सर्दी अधिक ज़्यादा पड़ती है, जिसमें दांत भी किटकिटाने यानी कि दांत भी कांपने लग जाते हैं। और एक दिन उनका संगीत सुनकर मैं पोखरे तालाब तक आग सुनने के लिए आ गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही जग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था।